फसल गम का गोशवारा। सुबह नाश्ते की मेज पर ही उम्मी ने मुझसे कह दिया था कि आज अपनी तमाम मसरूफियतों को बालाए ताक रखकर मुझे हर हाल में मंसूर विला जाना है। ये सिलसिला पिछले चंद हफ्तों से चल रहा था। मैं हर दफा ये कहकर उन्हें मुतमईन कर देता था कि अगले इतवार को मैं जरूर उनकी ख्वाहिश पूरी कर दूंगा। गुज़िश्ता रात ही उम्मी ने मुझे याद दिलाया था कि कल इतवार है और सुबह अपने जुमले में थोड़ी सी तब्दीली करते हुए उन्होंने कहा, फैजान, आज इतवार है। जी उम्मी, मुझे याद है। फिर तुमने क्या सोचा है? किस वक्त जाओगे? मेरा ख्याल है शाम का वक्त ही ठीक रहेगा। हाँ, लेकिन अब ये ना हो कि दोपहर से ही तुम कहीं चले जाओ और रात तक तुम्हारी कोई खैर खबर ही ना मिले। नहीं, आज मेरा कहीं और जाने का कोई प्रोग्राम नहीं है। इस वक्त नाश्ते की टेबल पर मैं, उम्मी और पापा थे। वैसे भी घर में हम 4 ही अफराद तो हैं। मैं, पापा, उम्मी और ज़ारा के कॉलेज में छुट्टियां थीं। वो शायान भाई के पास हैदराबाद गई हुई थी। शायान भाई हैदराबाद में SSP थे। उनसे छोटी मायरा आई थी जो थी तो कराची में ही, लेकिन शादी के बाद कुछ इतनी मसरूफ हो गई थी कि बाज़ औकात 2 हफ्ते गुजर जाते थे और उनकी शक्ल नजर नहीं आती थी। नाश्ते के साथ साथ अखबार पढ़ने में मसरूफ रहे। उन्होंने मेरी और उम्मी की गुफ्तगू में कोई हिस्सा नहीं लिया। मैं चाहता था कि वो भी इस गुफ्तगू में शरीक हो। आप मेरे साथ नहीं चलेंगी? मैंने उम्मी से पूछा। नहीं, मैं तो जाती ही रहती हूँ। आज तुम अकेले हो, आओ पाया। अब चली मेरे साथ। मैंने पर उम्मीद निगाहों से पापा की तरफ देखा। आज तुम अकेले ही जाओगे फैजान? आखिर तुम्हें झिझक किस बात की है? उम्मी ने कहा। मैं इन लोगों से मिला ही कितनी दफा हूँ, झिझक तो होगी ही। इसीलिए तो मैं चाहती हूँ कि तुम अकेले जाओ ताकि झिझक खत्म हो जाए। अम्मी ने फैसला कुन लहजे में कहा तो मैं खामोश हो गया। शाम को जब मैं तैयार होकर उम्मी के पास आया तो उन्होंने सर से पांव तक मेरा जायजा लिया और मुतमईन अंदाज में सर को बड़ी आहिस्तगी से जुम्बिश दी। मैं जब घर से रवाना हुआ तो धूप हल्की पड़ चुकी थी। गाड़ी ड्राइव करते हुए मैं सारे रास्ते मंसूर विला के मकीनों के बारे में ही सोचता रहा। मैं इन लोगों से 2 शायद, लेकिन इतनी मुख्तसर मुलाकातों की बुनियाद पर जिंदगी का कोई बहुत बड़ा फैसला नहीं किया जा सकता था, जबकि यहाँ तो फैसला करने की राह में एक और उलझन भी हाई थी। मंसूर विला पहुंचने तक सूरज गुरूब होने के आखिरी मराहिल में था। आसमान लाल आगू हो रहा था। उड़ते हुए बादलों के छोटे बड़े सुरमई टुकड़ों में सुर्खी का रंग नुमाया था। परिंदों की परवाज में तेजी आ गई थी। यकीनन उन्हें अपने आशियानों तक पहुंचने की जल्दी थी। हवाओं की रफ्तार में धीमापन था और फिजा में हल्की सी खुशगवारी थी। मैंने गाड़ी से उतरकर काल बैल पर हाथ रखा। चंद मिनट बाद ही गेट खुल गया। मुलाजिम लड़के ने सवालिया निगाहों से मेरी तरफ देखा। मुझे पहचानते हो? मैंने मुलाजिम लड़के से पूछा। जी साहिब, आप रहमान साहिब के बेटे हैं ना? ठीक पहचाना। अब तुम अंदर जाकर इत्तला कर दो। और मैंने गाड़ी लॉक की तो मुलाजिम ने लान की तरफ इशारा करते हुए कहा, आप उधर चले जाइए, वहां बैठे हैं सब। मैं चंद कदम ही आगे बढ़ा था कि मंसूर अंकल और आंटी खुद चलकर मेरे करीब आ गए। बड़ी मोहब्बत और गर्म जोशी से मेरा इस्तकबाल किया गया। वो मुझे लेते हुए लान चेयर्जे तक पहुंचे तो वहां कुछ और लोगों ने मेरी अचानक आमद पर खुशी का इजहार किया। इनमें एक मंसूर अंकल की छोटी बेटी यमनी थी और 2 बेटे शर्जील और नबील थे। शर्जील बड़ा था और MSc के बाद PhD करने के लिए बाहर जाने का ख्वाहिशमंद था। नबील MBA के पहले साल में था। और आप क्या कर रही हैं? मैंने यमनी से पूछा। मैं BSc कर रही हूँ। फिर मैं उन सब की तवज्जो का मरकज बन गया। मेरी ज़ात से मुतालिक मुख्तलिफ सवालात किए जाने लगे। मैंने कहाँ से एजुकेशन हासिल की, मैं कौन से गेम्स को पसंद करता हूँ, खुद क्या खेलना पसंद करता हूँ, मेरी जॉब कैसी है, जॉब से हटकर मेरी एक्टिविटीज क्या है। मैंने महसूस किया कि वो सब मुझसे बहुत मुतासिर नजर आ रहे थे। इसी दौरान मुलाजिम लड़का अनवर कोल्ड ड्रिंक ले आया था। अंकल और आंटी नमाज से फारिग होकर दोबारा लान में आकर बैठ गए थे। तकरीबन 1 घंटे बाद मैंने जाने की इजाज़त चाही तो फैसला कुन अंदाज में मुझसे कह दिया गया कि खाना खाए बगैर जाने की इजाज़त नहीं। मैंने अपनी तरफ से 2-3 दफ़ा इस बात की कोशिश की कि रात के खाने तक ना रुकूं।
कभी कोई उज़्र पेश किया, कभी कोई बहाना किया, इस बात का भी वादा किया कि मैं अगले इतवार को फिर आऊँगा और उन लोगों के साथ ही खाना खाऊँगा। लेकिन यह सब कुछ बेसूद साबित हुआ और मुझे रात के खाने तक रखना पड़ा। रात को खाने की टेबल पर मैंने इसे देखा। वो सबसे बाद में आई और सलाम करके मेरे सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। मंसूर अंकल ने तारुफ कराते हुए कहा, फैजान, ये रहमा है, हमारी बड़ी बेटी। मैंने अच्छा कहकर आहिस्ता से सर हिलाया। जाहिर है इसके अलावा मैं और क्या कहता। फिर अंकल ने रहमा से कहा, यह तुम्हारी नुज़हत आंटी के छोटे बेटे हैं। मेरा ख्याल है कि तुम्हारी मुलाकात उनसे नहीं हुई है। मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन गायबाना तारुफ हो चुका है। उसने गिलास में पानी उंडेलते हुए नॉर्मल अंदाज में कहा। खाना खाते हुए मैं गाहे बगाहे रहमा का जायजा इस तरह लेता रहा कि किसी दूसरे शख्स के महसूस ना हो सके। वो कोई हुसैन लड़की नहीं थी, बल्कि उसे तो खूबसूरत भी नहीं कहा जा सकता था। लेकिन बिलाशुबा वो पुरकशिश थी, जाजिब नजर थी। कशिश और जाजिबियत की भी अपनी एक अहमियत होती है। खाने के दौरान सभी कुछ ना कुछ बोल रहे थे, बल्कि यमनी तो खासी बातूनी मालूम होती थी। रहमा की आवाज़ इसी वक्त सुनाई देती थी जब बराह रास्त इसे मुखातिब किया जाता था। खाने के बाद काफ़ी का दौर चला। मंसूर अंकल ने फरमाइश करके रहमा से काफ़ी बनवाई, ये कहते हुए कि काफ़ी तो मुझे अपनी रहमा के हाथ की पसंद है। और मैं जो ये सोच कर घर से रवाना हुआ था कि 1 घंटे से ज़्यादा नहीं ठहरूंगा। खाने और काफ़ी के चक्कर में ऐसा फंसा कि जल्दी उठ ही नहीं सका। मैं महसूस कर रहा था कि मेरी वहाँ मौजूदगी को सब ही पसंद कर रहे थे। मुझे गाड़ी तक छोड़ते हुए शर्जील और नबील ने कहा, बहुत अच्छा वक्त गुजरा आपके साथ फैजान भाई, थोड़ा सा वक्त निकाल कर कभी कभी आ जाया करें। हाँ जनाब, क्यों नहीं। अगर मैंने आप लोगों को बोर नहीं किया तो आइंदा भी मुलाकात का सिलसिला जारी रह सकता है, मैंने बड़ी खुश दिली से कहा। नहीं बेटे, बोरियत का क्या सवाल पैदा होता है। हम सभी ने बहुत अच्छा वक्त गुजारा तुम्हारे साथ, मंसूर अंकल ने कहा। हाँ ये अलग बात है कि अब खुद बोर हुए हूँ और जबरन कहरा बैठे हुए हूँ, यमनी ने कहा। सोचे समझे बगैर बोल देती है, तुम कुछ ख्याल ना करना बेटे, आंटी ने कहा और एक तंबीही निगाह यमनी पर डाली। जबरन कहरा क्यों बैठता, मेरे अंकल और आंटी का घर है। मुझे अगर जल्दी जाना होता तो मैं इजाजत लेकर चला जाता, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। अंकल आंटी का घर ना कहो, ये तुम्हारा अपना घर है। जब तुम्हारा दिल चाहे आओ, जब तक दिल चाहे बैठो, आंटी ने कहा। अंकल, शर्जील और नबील से मैंने हाथ मिलाया। आंटी और यमनी को खुदा हाफिज कहा। रहमा खाने के बाद अपने कमरे में चली गई थी। काफी बनाकर उसने मुलाजिम के हाथ भिजवा दी थी। इसके बाद से इसकी शक्ल नजर नहीं आई थी। घर वापस आते हुए मैंने गाड़ी की रफ्तार हल्की रखी थी। सड़कों पर ट्रैफिक भी नहीं था। मौसम इस वक्त खासा खुशगवार हो गया था। मैं शाम से अब तक गुजरे हुए लम्हात के बारे में सोचना चाहता था। अच्छा, तो यह है रहमा। पिछले चंद हफ्तों से उम्मी इसके लिए ख्वाहिशमंद थी कि मैं इसे देखूं, इससे मिलूं। ठीक है, उनकी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए मैं अंकल के घर चला गया था। रहमा को देख भी लिया था, और अगर आमना सामना होने के मुख्तसर से दौरानिए को मुलाकात का नाम दिया जा सकता है तो मैंने इससे मुलाकात भी कर ली थी। आगे के बारे में सोच सोच कर मैं अभी से अपने आप को परेशान नहीं करना चाहता था। लेकिन बहरहाल ऐसी सूरत में कि मुझे इस बात का अंदाज़ा भी था कि उम्मी ने किस मकसद के तहत मुझे वहाँ भेजा था, ना चाहने के बावजूद आज की शाम के सारे लम्हात बार बार मेरी निगाहों के सामने गर्दिश कर रहे थे। रात को सोने से पहले भी कुछ देर तक मेरी सोचों पर उन्हीं सारे अफराद का कब्जा रहा। मैं अपने बचपन से सायरा आंटी, रहमा की उम्मी का जिक्र उम्मी और अबू से बहुत सुनता आया था। वो उम्मी की खालाजाद बहन थी, लेकिन इन दोनों में प्यार और मोहब्बत सगी बहनों जैसी थी। दोनों की तालीम भी एक ही स्कूल और कॉलेज में साथ साथ जारी रही। शादी के बाद दोनों को एक दूसरे से दूर दूर रहना पड़ा। मंसूर अंकल आर्मी में थे। फोर्सेस वालों को ज्यादा अरसे तक एक जगह तक कर रहने को कहाँ मिलता है। कभी एक जगह पोस्टिंग है, कभी दूसरी जगह, तो कभी तीसरी जगह। अम्मी और सायरा आंटी एक दूसरे से मिलने को तरस गई। जब तक हम लोग छोटी क्लासेस में थे तो अक्सर औकात जब मंसूर अंकल की पोस्टिंग नई जगह होती थी तो सायरा आंटी उम्मी को इसरार करके बुला लेती थी।
छुट्टियों में हम लोग उनके घर चले जाते थे। छुट्टियों में हम लोग उनके घर चले जाते थे। बाद में जैसे जैसे हम लोग बड़े होते गए, कुछ एजुकेशन के मसाइल और कुछ दूसरे मसाइल इस तरह बढ़ते गए कि हम सब का जाना मुमकिन नहीं रहा। फिर अम्मी कभी अकेली ही जाकर उनसे मिल आती थी। बचपन के वाकयात मेरे जहन में कुछ इतने ज्यादा वाजे नहीं थे। शायान भाई और मायरा आपी को मेरी निस्बत कुछ ज्यादा याद होगा। मैं ए लेवल करने के बाद इंग्लैंड चला गया था। टेक्सटाइल इंजीनियरिंग की आला तालीम हासिल करने के बाद वापस आया। मेरा मुस्तकबिल बहुत रोशन था। खानदान के सभी लोगों के बारे में मुझे मालूमात फराहम की गई, यानी ये कि मेरी गैर मौजूदगी में खानदान के कुन कुन अफराद की अमवात किसी तरह हुई, कितनी शादियां हुई, किसके कितने बच्चे हैं, किसकी इज़्दिवाजी जिंदगी अच्छी गुजर रही है और किसकी अच्छी नहीं गुजर रही है। उन्हीं सारे इंकिशाफात के दौरान मुझे ये भी मालूम हुआ कि सायरा आंटी की बेटी रहमा की ना सिर्फ शादी हो गई बल्कि अगले ही रोज वो मैके आई तो इसने सर वापस जाने से इनकार कर दिया। इस तकलीफ दे वाक़े का पस मंजर ये था कि हुमायूं जिससे रहमा की शादी हुई थी वो किसी और लड़की को पसंद करता था। हुमायूं के वालिद नासिर साहब मंसूर अंकल के बचपन के दोस्त थे। घर वालों को मालूम था कि हुमायूं किसी लड़की के चक्कर में है, लेकिन हर एक का वोट रहमा के हक में था। इन सब का ख्याल था कि रहमा हर लिहाज बड़िए इतनी अच्छी लड़की है, इससे शादी हो जाने के बाद हुमायूं के दिल व दिमाग से इस लड़की का ख्याल खुद ब खुद निकल जाएगा। लेकिन किसी के वहम व गुमान में भी नहीं था कि हुमायूं रहमा से शादी करने पर मजबूरन रजामंद तो हो जाएगा, मगर इससे पहले ही वो खामोशी से इतना बड़ा कदम भी उठा लेगा।